हेलो बच्चों, वेलकम टू योर सीकेटी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लास 10 के लिए सीबीएसई बोर्ड से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज चला रहे हैं। तो हमने लास्ट 3 वीडियोस में एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम मीन्स 10th क्लास के साइंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे आज रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के। आपके सीबीएसई के पेपर में देखा जाए, अगर बोर्ड पेपर में देखा जाए तो क्लास 10th के पेपर में 3 से 4 नंबर का ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर रीजन्स वाले ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ओनली रीजन्स वाले क्वेश्चन कि किसी भी चीज़ के पीछे क्या रीजन होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, why does the color of CuSO4, that means copper sulfate solution, changes when an iron nail is dipped in it? मतलब क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है किसको डालने पर? आयरन नेल्स डालने पर। ऐसा क्यों होता है? पहले तो ये पूछा गया है। दूसरा इसी में पूछा गया है राइट टू ऑब्जर्वेशन, आपको क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व के आपको वो भी लिखने हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट देखें, अगर आंसर नंबर फर्स्ट में CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, इसको रिएक्ट किया जा रहा है बेटा किसके साथ में? आयरन नेल्स। मतलब आयरन किसकी बनी हुई है? आयरन तो अपने पास में सिंबल क्या होता है? Fe का क्या होगा बेटा? जब इसको आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो CuSO4 का कलर कैसा होता है आपके पास में? ब्लू कलर होता है। ये ब्लू कलर क्या करेगा? चेंज हो जाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, Fe से रिएक्ट होने के बाद में ये कलर चेंज हो जाता है कैसा? पेल ग्रीन कलर। कैसा कलर होगा? पेल ग्रीन कलर में क्या हो गया? ये आपके पास में चेंज हो गया। तो ब्लू कलर चेंज हो गया किसमें? पेल ग्रीन कलर में। क्यों हुआ? उसका रीजन ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसकी वजह से हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ब्लू कलर आपका चेंज हो गया किसमें? पेल ग्रीन कलर में। बाकी कॉपर की अगर बात करें, कॉपर का जो कलर होता है, रेड जो मेटल है कॉपर, इसका कलर होगा कैसा? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में पेल ग्रीन कलर का जो FeSO4 है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। तो इसके लिए रीजन में क्या लिखेंगे? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ब्लू कलर ऑफ CuSO4 when react with the Fe changes to pale green color plus dissociate Cu and the reddish brown color will deposit on the FeSO4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इंपोर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? बैलेंस तो हर जगह होना चाहिए, पढ़ाई में भी बैलेंस होना चाहिए, खाने में भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, उसका रीजन बताइए। केमिकल रिएक्शन का मतलब स्केलेटन केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे A है B के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है क्या? AB। तो अभी ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। एक मॉलिक्यूल, एक एटम किसका है? A का, इधर भी एक एटम किसका है? A का। एक एटम है B का, एक एटम किसका है? B का है। तो इसके पीछे रीजन है क्यों बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हर एक केमिकल रिएक्शन को क्या करना होता है हमको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी वजह से हमें हर एक केमिकल रिएक्शन को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ O2। कॉपर पाउडर है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग?
गर्म कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा। तो देखिए इसका अगर आंसर देखना है आपको, कॉपर पाउडर मतलब है तो मेटल, है किसकी फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में। तो Cu बेटा जब आपका रिएक्ट हुआ किसके साथ में, O2 के साथ, O2 के साथ में रिएक्शन होने के बाद से इसने क्या कर लिया, आपके पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब कंबंशन होगा, कंबंशन होने की वजह से इसने क्या बना लिया, CuO कॉपर ऑक्साइड। आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि कॉपर जो होता है इसका कलर कैसा होता है आपके पास में, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। और रेडिश ब्राउन कलर जब ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर, तो ये कलर चेंज हो जाता है बेटा किसमें, ब्लैक कलर में। ठीक है ना, किस पे चेंज हो जाएगा आपके पास में, ब्लैक कलर में। तो ये आपके पास में बोल रहा था कि क्यों स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि कॉपर किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाता है, कॉपर ऑक्साइड में, जिसका कलर कैसा होता है आपके पास में, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को क्या कर दिया जाता है, जिंक के एक पीस को डाला जाता है, तो क्या होगा, मतलब ये एक मान लो आपके पास में बीकर था, इसमें भरा हुआ है क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। इसमें क्या किया आपने, ऊपर से डाला इसमें जिंक के कुछ ग्रैन्युल्स डाले, जिंक ग्रैन्युल्स मतलब पार्टिकल्स। जब जिंक के पार्टिकल आप क्या करोगे, इसमें डालोगे बेटा, तो देखा गया कि CuSO4 Zn के साथ में क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब Zn जो है आपके पास में ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग देखते हैं तो Zn की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ये जिंक क्या करेगा बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद में बनाएगा क्या आपके पास में, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट प्लस Cu। अगर इनके कलर्स की अगर बात किया जाए तो ये जो CuSO4 होता है, CuSO4 का कलर तो होता है आपके पास में ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा आपके पास में, ब्लू कलर होगा बेटा। और ये जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट का कलर होता है व्हाइट या फिर कलरलेस। कैसा होगा आपके पास में, कलरलेस। जिंक सल्फेट का कोई भी कलर नहीं होता। और कॉपर का आप लोगों को पता ही है, पहले भी डिस्कस किए थे, कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन जो कि कलरलेस था आपके पास में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाएगी, एक परत या उसको बोल सकते हैं लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये जो आपका था किसकी वजह से हुआ, ये रिएक्शन हुआ ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस रिएक्शन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। डिस्प्लेसमेंट तो आपको भी करना है, आपके आगे आपसे बेटर परफॉर्मेंस करने वाला स्टूडेंट आपकी पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बूस्टअप करते हो। आपको टॉप करना है या किसी और को टॉप करना है। आप अपने आप को बूस्टअप करोगे या फिर दूसरे के थ्रू डिस्प्लेस किए जाओगे। अगर आप ज्यादा रिएक्टिव हो, आप ज्यादा टैलेंटेड हो, तो आप क्या करोगे, दूसरे को डिस्प्लेस करोगे। अगर आपसे ज्यादा कोई भी टैलेंटेड है तो वो क्या करेगा, आपको डिस्प्लेस करेगा। तो देखिएगा
माइंड कीजिए, आप किसी को डिस्प्लेस करना चाहते हो या आप किसी के द्वारा डिस्प्लेस होना चाहते हो, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स के ब्रेक डाउन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों? मतलब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट किसमें टूटता था, आपके पास में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या होता था, टूटता था हमारे पास में। जैसे ए बी है, मान लो एक रिएक्टेंट ए बी है, ए बी आपका ब्रेक हो रहा है किसमें, ए प्लस बी में। तो ए बी को ए प्लस बी में टूटने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आपको रीजन ये बताना है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, जो भी रिएक्टेंट है उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या कर ली जाती है, उन रिएक्टेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जैसे सिंपल सा लाइफ का एग्जांपल दूं, आप पढ़ रहे हो अभी, है ना, आपकी बॉडी के लिए एनर्जी आपको कैसे मिली, आपने सुबह जो अपनी मील्स में, आपने जो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट खाई, प्रोटीन्स खाई, विटामिन खाई, अब उन्हीं की हेल्प से आपकी बॉडी को क्या हुआ, एनर्जी मिली। और वही एनर्जी आप यूज कर रहे हो किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो ये जो एनर्जी मिली है कब मिली है, जब आपको एनर्जी प्रोवाइड की गई एज ए फ्यूल, जब आपको एनर्जी प्रोवाइड किया गया तभी तो आपको एनर्जी मिला है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना होता है तो वो क्या करता है, रिएक्टेंट पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है, फिर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो इसका रीजन क्या लिखना है आपको, रीजन लिख दीजिएगा सिंपल सा, ये तो लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स बिकॉज, या फिर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, due to the absorption of energy by reactants। रिएक्टेंट्स क्या करते हैं बेटा, आपके पास में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से इसको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग, व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग oil and fats exposed to air for a week। मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसा खाना या ऐसा भोजन जिसमें क्या है, आपके पास में ऑयल है और साथ में क्या है, फैट्स है, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, खुली एयर में या फिर खुले एनवायरनमेंट में रख देते हैं एक वीक के बाद में, तो उसमें क्या चेंजेस आपको फील होंगे। तो देखिए ये जो भोजन है जिसमें क्या है, आपके पास में जो मील है, ऑयल है जिसके पास में, और फैट्स है, ऑयल और फैट्स क्या करती है, एयर के साथ में कंबाइन होकर क्या करती है, रैंसिड हो जाती है ना, फूड को क्या कर देती है, रैंसिड मतलब टॉक्सिक, खराब हो जाता है खाना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग, क्या, रैंसिडिटी, जिसमें क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में जो भी फूड मटेरियल है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब क्या हुआ, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और साथ में से उसमें क्या होगा, एक अनप्लीजेंट स्मेल क्या होना, आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका रीजन लिख देंगे, व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग ऑयल एंड फैट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ वीक, देन food becomes rancid
and the taste and smell will change। उस भोजन की जो खाना है आपके पास में उसका क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ट भी बदल जाएगा, साथ में उसमें से क्या होगा, एक अनप्लीजेंट स्मेल आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो कि 10th क्लास में हर 1 या 2 साल के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है कि हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो क्या होता है कि जो ब्रीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, लैक्टिक एसिड वाले की, एनारोबिक की नहीं बात करेंगे। तो जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मटेरियल टूटता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है। पहले तो क्वेश्चन नोट करते हैं, व्हाई इज respiration considered as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर की जाती है, क्योंकि देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ में क्या होती है, कंबाइन होती है, ऑक्सीजन के साथ में क्या होती है, कंबाइन होती है, तो ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस एनर्जी क्या रिलीज करती है, एनर्जी। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज, क्या बोला जाता था उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें कंज्यूम होती है उसको बोला जाता है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपके पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोला जाता है, कंसीडर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड बकेट। मतलब कि एक बाल्टी है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बाल्टी है बेटा, आप देख लीजिए बाल्टी का कहीं मैं गिलास ना बना दूं, ड्राइंग मेरी कुछ खास नहीं है, चलो ठीक है, बकेट है। इस बकेट में क्या है, इसके 2 सींग बना देते हैं। अब तो बकेट लगने लगी यार, ये तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के जैसे हो गया मुझे लगता है ना। चलो ठीक है, जो भी है आप कंसीडर कीजिए बकेट है। नहीं आप कंसीडर नहीं कर पा रहे तो मैं लिख देता हूं उसके नीचे BUCKET, बकेट, बाल्टी है। स्पेलिंग गलत तो नहीं हुई ना, हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें भरा हुआ है क्या बेटा, पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से क्या भरा हुआ है इसमें, पानी भरा हुआ है। इस पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर क्या होता है, आपके पास में क्विकलाइम ऐड किया जाता है। क्विकलाइम ऐड करने का मतलब क्या हुआ, CaO। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें कुछ ऐसा भी बताना है बेटा जो उस टाइम पे मिस हो गया था आपके पास में। तो देखिए रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर H2O है आपके पास में, ये H2O क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्विकलाइम विल रिएक्ट विथ H2O। इसके साथ में रिएक्ट होने के साथ में क्या बनाएगा ये आपके पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइन। इतना तो लोगों ने डिस्कस कर लिया था। साथ में ये क्या रिलीज करता है, हीट के अलावा ये एक स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको बोला जाता है क्या, हिसिंग साउंड, HISSING,
हिसिंग साउंड क्रिएट करेगा। हिसिंग साउंड से कुछ याद आया, एक मूवी है हिस, स्नेक वाली, उसमें कोई एक हमारी इंडियन बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, नाम चलो मुझे भी याद नहीं आ रहा, चेहरा उनका याद है बट नाम मुझे भी याद नहीं। तो ये हिसिंग साउंड क्या करता है, जैसे सांप निकालता है ना, उसी टाइप का, इस टाइप का क्या करता है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं इसकी पीडीएफ हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है ना, तो अगर पहले वीडियो देखने के बाद में अगर आप अभी नोट नहीं कर रहे हो तो नोट आपको इसके क्वेश्चंस के नोट्स एज ए पीडीएफ आप लोग क्या करते हो, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप वहां से क्या करते हो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज द एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन carbonate is used as antacid। अब ठीक है, आप लोगों में कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चंस कितनी बार तो रिपीट हो चुका है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप क्यों करा रहे हो। तो देखिए बेटा, कुछ आप लोगों में से ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, दैट मीन्स ये इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो खुद का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, एंटी एसिड की तरह से यूज करते हैं। एंटी एसिड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं एज अ बेस, और किसके अगेंस्ट में रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के अगेंस्ट में, है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो भी एक आपके पास में एज अ बेस रिएक्ट करता है, और जो आपको पता ही है कि एक एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या बन जाता है, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करा देता है। तो जो आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही है उस एसिडिटी को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। तो यहाँ पे देखिए NaHCO3 जब किसके साथ में बनता था, किसी भी एसिड के साथ में मिलता है तो यहाँ पे क्या करता है, एक सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट के साथ में क्या रिलीज करेगा, H2O, मतलब वाटर क्या करता है, वो रिलीज करता है ना। तो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एज ए एंटासिड इसीलिए कंसीडर करते हैं, इसीलिए प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो क्या करता है, एसिडिटी को कम करने का काम करता है। ठीक है, आजकल तो आप लोग इनो वगैरह जो भी यूज करते हो, जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स के ही क्या होते हैं, सॉल्ट यूज किए जाते हैं, जिससे कि आपके स्टमक में जो एसिड क्या होगा, स्टमक में एसिड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्पेशली हम लोग एसिड की बात करें तो HCl की बात करें, HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो HCl को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर्ड copper sulfate crystal turns white। On strong heating blue colored copper sulfate crystals टर्न व्हाइट। ये कह रहा है कि ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, अगर उनको क्या कर दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है उनके, तो ज्यादा गर्म करने पर वो व्हाइट कलर के चेंज हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्यों व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं? तो देखिए सिंपल सा रीजन है बेटा उसका, कि ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2। इसके पास में क्या होता है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2 क्या होता है इसके साथ में ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं। जब इसको क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड कराई जाएगी,
स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है आपके पास में अलग हो जाता है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, CuSO4 प्लस H2O, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इसका जिसमें वाटर ऑलरेडी अटैच है, जो हाइड्रेटेड है आपके पास में, इसका कलर होता है कैसा, ब्लू कलर, और इसका कलर कैसा होगा आपके पास में, व्हाइट कलर। तो देखा जाए तो डिस्प्ले, तो आपके पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, इससे अलग हो गया, हीट प्रोवाइड करने पर वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, 1 से 2 बन गए आपके पास में, तो डिकम्पोज हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, द सॉल्ट यूज्ड टू मेक पकौड़ा, हाय हाय क्या बात है, मुंह में पानी आ गया पकौड़े के नाम पे सब लोगों के, क्यों बच्चों। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, पकोड़े वगैरह बाद में बनवा के खाते रहना, वैसे ठंडी पड़ रही है, पकोड़े चाय के साथ में, मैं भी घर जाके बोलूंगा वाइफ से कि वो भी क्या करें, पकोड़े बनाएं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है द pH ऑफ ए सॉल्ट यूज्ड टू मेक द टेस्टी एंड द क्रिस्पी पकोड़ास, टेस्टी, और जब पकोड़ा टेस्टी भी है और साथ में क्रिस्पी भी है, फिर तो खाने का मजा ही कुछ हो है। टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास बनाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट का यूज करते हैं। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो वो कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है, तो उसमें जो सॉल्ट यूज होता है वो होता है आपके पास में सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, परफ्यूम के लिए एक्चुअली क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि ये किस तरीके इसका प्रिपरेशन क्या होगा, तो प्रिपरेशन में देखिए इसकी प्रिपरेशन इजी है। प्रिपरेशन में क्या होगा कि आपके पास में जो NaCl है, NaCl will react with H2O plus CO2 plus NH3, इन सब के साथ में रिएक्ट करके बेटा ये चेंज हो जाता है NH4Cl अमोनिकल क्लोराइड, साथ में बनाएगा आपके पास में क्या, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपके पास में बन गया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग बात कर रहे थे कौन सा सॉल्ट होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा बेटा आपके पास में सॉल्ट होगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे कार्बन और इससे रिलेटेड जो आपके पास में मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल वाला, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कल की तरह फिर से क्या, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे कि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करते हैं उसके बारे में क्या हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।